कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छोड़कर 50 लाख 60 लाख की सैलरी पैकेज जैसे चीजों को छोड़कर एजुकेशन सेक्टर में आ जाए कि शायद टीचिंग वो लाइन है जो मुझे ऑप्ट करनी चाहिए। सूट करती है। एज पर माई रिसर्च सीए बनना इतना आसान नहीं है। 10th जब मेरा क्लियर हुआ, मेरा 9 CGPA है। सारे फैमिली वालों को यही लग रहा था कि ये साइंस लेगा। मुझे केमिस्ट्री थोड़ी समझ नहीं आती थी, नंबर से मेरा ज्यादा इंटरेस्ट, तो वहाँ पे ये डिसीजन कॉमर्स लेने का ऐसे आया कि यहाँ पे इंटरेस्ट लाइक करता था। मेरे भी एक बड़े भैया थे, वो सीए की तैयारी बेंगलोर में करते थे। काफी ट्राई करने के बाद भी मैं जितना जो कुछ हो सकता है लिख के आता हूँ, लेकिन उसके बाद में पास नहीं होता। ये बात एकदम सच है। आई थिंक प्रॉब्लम्स को हम रोक नहीं सकते, प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी, सो वी विल ऑलवेज लुक फॉर द सॉल्यूशन। इस जर्नी में आपकी फैमिली की भूमिका कैसी रही? फैमिली का सपोर्ट तो मैं बोलूँगा हमेशा से ही बहुत अच्छा रहा। तो कभी उन्होंने, फादर ने ऐसा नहीं बोला कि यार बहुत कठिन है, तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कभी ऐसा तो नहीं कहा, क्योंकि पापा का हमेशा से ये मानना था कि अगर बच्चा एक सपना देख रहा है तो वो उसको पूरा करने में लगा लेगा चीज़ें। कॉमर्स फील्ड में स्पेशली सीए के लिए फाइनेंशियली क्या स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस सब का खर्चा मिला के 2 लाख से भी कम का आता है। मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए सबसे बेस्ट कोर्स है। कॉमर्स इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सब्जेक्ट, आई डोंट नो व्हाई। नमस्कार दोस्तों, आज का युग आप जानते हैं कि भौतिक युग है और हम सभी लोग अपनी जिंदगी के लिए पैसे जोड़ने पे तुले हुए हैं। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति हाईली एजुकेटेड होने के बाद, उसके बावजूद भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छोड़कर, एटलीस्ट आप कल्पना नहीं कर सकते कि 50 लाख 60 लाख की सैलरी पैकेज जैसे चीजों को छोड़कर एजुकेशन सेक्टर में आ जाए? तो ऐसे ही एक व्यक्ति आज हमारे साथ हैं। आज हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बातचीत करेंगे। मिस्टर सर्वज्ञ प्रकाश मिश्रा जी, नमस्कार। तो सर्वज्ञ जी, आप, जैसा मैंने अभी बताया कि एकदम से ये जो चेंजेस, मैं डायरेक्टली इसलिए शुरू करना चाह रहा हूँ इससे, क्योंकि अचानक मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड को छोड़कर और इस तरफ आना, ये बड़ा अटपटा सा लगता है। तो ऐसा क्यों? So first of all, thank you so much sir for inviting me to this podcast. And ये डिसीजन एक्चुअली ऐसे आया जब मैं लास्ट ईयर अपने CA फाइनल की प्रिपरेशन कर रहा था जी। उस समय अचानक से एक मन में ख्याल आया कि दरअसल मैं क्या वो काम कर रहा हूँ जो मुझे पसंद है। तो मैंने सोचा एक बार के लिए असल में मुझे पसंद क्या है, तो थोड़ा हमने इसके बारे में विचार किया। तो याद आया कि जब हम स्कूल में थे तो स्कूल में पढ़ाई करते वक्त मैं सिर्फ खुद से नहीं पढ़ता था, बल्कि साथ में अपने दोस्तों को भी पढ़ाता था। फिर जब मैं CA में एंटर किया तो भी मेरे 2-3 दोस्त थे, एक बार मैं पढ़ लेता था, फिर उनकी भी हेल्प करता था। और CA फाइनल में आते आते मैंने कुछ ऐसे मटेरियल्स बना रखे थे, कंपाइल कर रखे थे, जिनको मैं इंडिया के सारे स्टूडेंट्स तक शेयर करता रहता था। तो वहाँ पे मुझे एक ख्याल आया मन में कि शायद टीचिंग वो लाइन है जो मुझे ऑप्ट करनी चाहिए, सूट करती है। तो वहाँ पे ये डिसीजन है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सर्वज्ञ प्रकाश मिश्रा जी ने पिछले साल ही CA जैसी कठिन परीक्षा को पास किया है, और चूंकि एकदम से इन्होंने ये डिसीजन लिया एजुकेशन सेक्टर में आने का, तो मेरा इनसे मिलना हुआ एक बार, तो मुझे लगा कि आप लोगों तक ऐसे व्यक्ति को ज़रूर पहुंचाना चाहिए। तो आज हम इन्हीं से एक बार फिर से बातचीत करना शुरू करते हैं। आइए। तो सर्वज्ञ जी, आपकी जो ये पढ़ाई है CA की, ये सभी जानते हैं कि CA, हालांकि हर एजुकेशन का हर सेक्टर अपने अपने विशेषता रखता है। लाइक इंजीनियरिंग में IITs टॉप लेवल पे मानी जाती है, मेडिकल में MBBS माना जाता है, कॉमर्स में CA एंड दिस, ये चीज़ें मानी जाती हैं। बट फिर भी अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ सभी चीज़ों का, तो एज पर माई रिसर्च CA बनना इतना आसान नहीं है। आप IIT में क्वालिफाई कर सकते हैं, बट CA बनना इतना आसान नहीं है। तो आपने ये पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि नहीं, हमको यही करना है? जैसे होता ना कि आदमी कॉमर्स फील्ड इसलिए ले लेता है कि चलो कुछ नहीं मिल रहा है तो कॉमर्स कर लेते हैं। तो ऐसा क्या था कि आपने कॉमर्स ही लिया? अच्छा, तो इस सवाल का जो जवाब है मैं इसकी शुरुआत से ही एकदम बताता हूँ आपको। जी 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 जी। तो जैसे कि हमने एक बार क्लास 10 जब मेरा क्लियर हुआ, मेरा 9 CGPA आया था। उस टाइम पे परसेंटेज नहीं, CGPA चलता था। जी। तो 9 CGPA आने के बाद सारे फ्रेंड्स को, सारे फैमिली वालों को यही लग रहा था कि ये साइंस लेगा। लेकिन साइंस में जैसे कि हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मुझे केमिस्ट्री थोड़ी समझ नहीं आती थी।
फिजिक्स ठीक ठीक थी और मतलब साइंस की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं था, इतना इंटरेस्ट ही नहीं था। तो वहाँ पे मुझे लगा कि नंबर्स में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है। और जब मैंने अपने सीनियर से बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कॉमर्स एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे अगर आपको नंबर्स में इंटरेस्ट है, बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। आपका तो वहाँ पे ये डिसीजन कॉमर्स लेने का ऐसे आया कि ऐसे नहीं कि आसान है इसीलिए ले लेते हैं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट लाई कर रहा था। इंटरेस्ट है जी नहीं, वैसे भी जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो खैर अगर उस फील्ड को लिया जाए तो आप ज़्यादा एक्सपोज कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सपोज उसमें दे सकते हैं। जी तो फाइनली देन यू बिकेम इन द कॉमर्स फील्ड। जी कॉमर्स फील्ड आने के बाद ये कब आपने डिसाइड किया कि नहीं सीए ही करना है? जी। तो जैसे जब मैं 11th में आया तो ऐसा डिसाइडेड नहीं था पहले से कि सीए ही करना है। हाँ, ये सुन के रखा था कि सीए बहुत टफ कोर्स है और सीए करने वालों को बहुत इज्जत मिलती है समाज में, वो सब बातें पता थी, लेकिन डायरेक्टली वो डिसीजन नहीं लिया था। पहले हमने ये सोचा था कि हमारा जो मेन गोल है 11th और 12th में एक अच्छा परसेंटेज लाके एक बढ़िया से कॉलेज में एडमिशन लेना। तो वहाँ पे एक गोल सेट था कि मुझे 11th 12th में मन से पढ़ाई करनी है। बिल्कुल तो बिल्कुल। धीमे धीमे मैं अच्छी पढ़ाई करता गया, क्लास में टॉप आता था, तो वहाँ पे टीचर्स का एक मतलब फेवरेट स्टूडेंट माना जाता था। अच्छा वहाँ अच्छा, पे अच्छा। मेरे एक सीनियर वहाँ पे एक सीनियर थी जो कि फाउंडेशन की तैयारी कर रही थी, जो सीए का एंट्रेंस हाँ, जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जी जी। तो उनकी मैंने एक बार बुक्स देखी, तो उसमें वही सब्जेक्ट्स थे, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ और मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्योंकि मेरे पास था कॉमर्स के ऑलरेडी साथ, था ही आपके पास में जी। एक बस लॉ एडिशनल था। तो वहाँ पे एक क्यूरियोसिटी स्पार्क हुई मेरे माइंड में कि हाँ, ये सारे सब्जेक्ट्स तो वही है जो हम पढ़ रहे हैं, तो क्यों ना एक बार दे के देखा जाए, नहीं हुआ तो भी क्या ही बुराई है। सही बात वहाँ है। से एक डिसीजन आया कि हाँ, सीए करना है। सीए की तरफ सीए जाते की हैं। शुरुआत मेरी वहाँ से हुई थी। ओके। तो सर्वेक जी, इसमें जैसे जो व्यक्ति सीए करना भी चाहता है, किसी ने डिसाइड कर, हालांकि वो अपने रिसर्च करता ही है, बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कॉमर्स फील्ड को बिलोंग नहीं करते हैं, बट देन डिसाइड कि नहीं हमको सीए करना है। क्या डिफरेंस होता है एक नॉर्मल में और बीकॉम करने के बाद? व्हाट इज द डिफरेंस? जी, तो इसमें डिफरेंस ये रहता है अगर कोई कॉमर्स स्ट्रीम से आके सीए के लिए ऑप्ट कर रहा जी। है तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो बीकॉम करने के बाद आ सकता है या फिर 12th करने के बाद। बाद हो सकता तो जो बीकॉम करने के बाद आते हैं उनको इस एंट्रेंस का एग्जाम नहीं देना होता है, वो डायरेक्टली Okay, okay. लेवल 2 में एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 12th करने के बाद आते हैं तो वहाँ पे आपको लेवल 1 जो फाउंडेशन है वो देना पड़ेगा। वो देना पड़ता है। और अगर आप एक साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं जी, दूसरे तो स्टूडेंट हैं। जी, तो आपको फाउंडेशन आपको भी देना पड़ेगा। बस बिल्कुल। इतना सा अंतर आता है कि जो 2 साल कॉमर्स का बच्चा 11th 12th में पढ़ लेता है वो आपने नहीं पढ़ा होता है, तो वहाँ पे अच्छा, 2 साल अच्छा, की अच्छा। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की कमी होती है। लेकिन जो सीए का कोर्स है एंट्रेंस का, फाउंडेशन का, वो जी। बहुत ही बेसिक तरीके से कवर करता है, क्योंकि वहाँ पे उनको पता है कि यहाँ पे साइंस और कॉमर्स दोनों के बच्चे आ रहे हैं, तो वो एकदम अच्छा। बेसिक से ही शुरुआत करते हैं। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि हम उस फाउंडेशन कोर्स को करने के बाद में एलिजिबल हो जाते हैं समझने के लिए कि बेसिकली जो कॉमर्स फील्ड है वो है क्या। जी और बी कॉमर्स में ऑलरेडी पहले से होता ही है तो उनको बेनिफिट मिल जाता है। ओके। कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया भी इसका है बी कॉम्स के लिए या साइंस वालों के लिए कि कौन लोग इसको एलिजिबल हैं? स्पेसिफिकली अभी याद नहीं आ रहा है, शायद एक टाइम पे 55% रहता था शायद, हाँ, ऐसा मैंने भी सुना था कि दूसरों के लिए 55% मिनिमम ऐसा होना चाहिए, देन दे कैन ऑप्ट फॉर द फाउंडेशन कोर्स और समथिंग लाइक दैट। तो सर्वेक जी, सीए की जो आपकी जर्नी है, इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि ये काफ़ी कठिन एग्ज़ाम होता है। ऑब्वियसली मेरे भी एक बड़े भैया थे, मैं बहुत छोटा था उस समय, वो सीए की तैयारी बेंगलोर में करते थे। आई थिंक ये बात है 95 के आसपास की। काफ़ी ट्राई करने के बाद भी बोलते थे कि मैं जितना जो कुछ हो सकता है लिख के आता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं पास नहीं होता। तो ऐसा भी कुछ आपको ये फेस करना पड़ा? यानी कितनी मेहनत करनी पड़ती है? जी, ये बात एकदम सच है। इसमें एक सब्जेक्ट है हमारे यहाँ ऑडिट, उसमें जी। बच्चे यही प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। ओके। तो इसके लिए अभी हाल ही में सीए के बच्चों को गाइड करना भी शुरू किया हुआ है, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे ये प्रॉब्लम फेस करी थी। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है, आप उसी कंटेंट को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए और एग्जैक्टली ये ढूंढने की कोशिश करिए कि मैं क्वेश्चन का आंसर जो लिख रहा हूँ क्या वही इंस्टीट्यूट चाह रहा है क्या, और अगर वैसा Okay. नहीं है तो वहाँ पे आप अपनी गलतियों को समझिए और उन पे वर्क करिए। आई थिंक ये चीज़ मेरे लिए भी वर्क करी थी और यही मैं सारे स्टूडेंट्स को बताता हूँ। ओके। अच्छा, इसके लिए तैयारी के लिए जो आप जिस इंस्टीट्यूट में थे वहाँ पर ऑब्वियस बात है तैयारी तो पूरी कराई जाती होगी, तो जो मॉक टेस्ट वगैरह हैं उनमें भी ऐसा ही ये सब कुछ चीज़ होती थी? जी, मॉक टेस्ट में अच्छा, भी mock वो test हम पे वगैरह यही होते फोकस थे। कराते हैं कि हाँ, आप अपनी गलतियों को ढूंढिए, क्योंकि जैसे मेरा एक सिंपल फंडा है, मैं हर एक बच्चे को बताता हूँ, हमें एग्जाम में किस चीज़ के मार्क्स मिलते हैं? सही चीज़ लिखने के। बिल्कुल। और मार्क्स कटते बिल्कुल। कब हैं? गलत चीज़ गलत चीज़ लिखने के। तो अगर आप पढ़ाई करते ही टाइम अपनी गलतियाँ समझ लेंगे तो हाँ, आप वही तो- गलतियाँ एग्जाम में नहीं करने वाले हैं। तो यही आपको आसानी हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी। सर्वेक जी, आपके जो एक जर्नी अगर देखा जाए, कैसी एक छोटी सी जगह से, मैनपुरी एक बहुत बड़ा एरिया नहीं है,
और एजुकेशन के मामले में बहुत रिच नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि बहुत पिछड़ा इलाका नहीं है, बट हाँ इतना भी आगे नहीं है लाइक आगरा है या दिल्ली है, बहुत एजुकेशन की फील्ड में बहुत आगे है। तो आपको यहाँ क्या फेस करना पड़ा एजुकेशन में, आपकी 10th की और 12th की एजुकेशन में क्या आपको फेस करना पड़ा यहाँ पर? इसमें मैं एक आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ये एक बहुत मतलब ये अभी तक मुझे याद है, आज से 5-6 साल पुरानी बात है। मैंने यहाँ पे 12th में अपने स्कूल का टॉपर रहा, तो मुझे लगता था मुझे तो सब आता है। जब मैं दिल्ली गया, कोचिंग में पहले दिन बैठा और हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया, मेरे 90+ % आए थे, मैं नहीं बता पाया। लेकिन वहीं जो दूसरा स्टूडेंट था जिसके सिर्फ 67% थे, उसने एकदम सही बता दिया। तो मैंने एक बार उससे बात करी कि ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता था और तुमको पता है, ऐसा क्या डिफरेंस है? तो वहाँ पे पता चला जब जैसे हमारी एजुकेशन में प्रॉब्लम क्या है, जो जैसे अकाउंट्स का जो बेस है वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल कवरेज उतनी ज़्यादा नहीं थी, नहीं होती है। तो ये प्रॉब्लम्स मैंने कुछ 1-2 फेस करी थी। पहली चीज़ तो ये आई थी कॉन्सेप्चुअल कवरेज की, और सेकंड चीज़ थी गाइडेंस की। अब जैसे मैंने सीए करने का डिसीजन लिया। अब यहाँ पे पहला लेवल होता था फाउंडेशन, और फाउंडेशन एग्जाम एकदम नया आया था उस टाइम, पहले सीपीटी चलता था। हाँ सीपीटी चलता था पहले। हाँ जी, हाँ जी। तो फाउंडेशन एग्जाम एग्जैक्टली कैसा होता है, कैसे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, वो यहाँ पे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था। तो वो मुझे बाहर जाके पता चली। तो ये जो 2-3 छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी वो मैंने फेस करी। इसके अलावा और जो भी प्रॉब्लम्स थी वो धीमे धीमे मैं वर्क करता गया, क्योंकि एक चीज़ मैंने सीख ली थी, अगर मैं प्रॉब्लम्स गिनने बैठूंगा तो प्रॉब्लम्स उठने वाली। सही बात है, उसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए कि सोल्यूशन क्या है, वी विल वर्क फॉर द सोल्यूशन। तो बिल्कुल सही बात है। एक इसके पहले भी एक जगह मैं गया हुआ था, तो शायद क्रिश्चियन कॉलेज है वो, मेरा वो शायद नेट पर रिलीज भी हुआ है। मैंने बच्चों को यही गाइड किया था कि ऑलवेज लुक फॉर द सोल्यूशन। और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि एक बंदा था, वो अपने बिजनेस ट्रिप पे गया था। वो बंदा जाता है प्लेन में, उसका प्लेन मिस हो जाता है। वो बड़ा सोचता है कि यार तो प्लेन मिस हो गया, बिजनेस कैसे, मतलब कैसे जाऊंगा वहाँ पे। फिर वो सोचता है चलो कार से चलते हैं। वो कार दौड़ाता है अपनी, एक जगह जाकर उसकी कार पंचर हो जाती है। अब वो सोचता है कि यार अब तो गए, अब तो कुछ मतलब ही नहीं है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। एक व्यक्ति वहीं से निकल रहा था, हुआ क्या था, उसके जो स्टेपनी चेंज कर रहा था, उसके जो बोल्ट्स होते हैं, वो चूंकि पुल पे खड़ा हुआ था, तो पता नहीं कैसे ही वो टायर उसके हाथ से फिसला, तो वो बोल्ट पे गिरा, चारों बोल्ट थे वो नदी में गिर गए। अब वो बड़ा प्रॉब्लम में आ गया कि अब तो स्टेपनी कैसे लगाऊंगा मैं। तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, क्या कि अब तो कुछ हो नहीं सकता है। तो एक बंदा उधर से निकल रहा था, उसने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि सर कुछ मत करो, आप जो बचे हुए 3 टायर हैं उनमें से एक एक बोल्ट निकालो और फिट कर लो, तो आपके चारों टायर फिट हो जाएंगे। आप 150 की स्पीड में नहीं जा पाओगे, बट 100 की स्पीड में या 50-60 की स्पीड में एटलीस्ट जो करंट सिचुएशन है वहां से तो निकल जाओगे। तो वहां पर भी वही बात आई कि जो इतना बड़ा बिजनेसमैन था उसको ये समझ में नहीं आया, बट एक जो सिंपल सा बंदा निकल रहा था उसने वो सोल्यूशन ढूंढ लिया। जस्ट बिकॉज हमको किसी भी जो परिस्थितियां बन जाती हैं, आई थिंक प्रॉब्लम्स को हम रोक नहीं सकते, प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी। सो वी विल ऑलवेज लुक फॉर द सॉल्यूशंस। तो इसमें इस जर्नी में आपकी फैमिली की भूमिका कैसी रही? फैमिली का सपोर्ट तो मैं बोलूँगा हमेशा से ही बहुत अच्छा रहा, क्योंकि अगर वो फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं ये क्लियर भी नहीं कर पाता। मुश्किल होता है जी, मतलब फैमिली ने, जैसे मैंने बोला कि मुझे एंट्रेंस दिल्ली से प्रिपेयर करना है, तो उन्होंने मुझे दिल्ली भेजा। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, दूसरा लेवल में जयपुर अच्छी कोचिंग है, मैं वहाँ पे पढ़ूंगा तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, तो मैंने वहाँ के लिए बोला, तो उन्होंने मुझे वहाँ भेजा। फिर मैंने बोला जो हमारी 3 साल की ट्रेनिंग होती है वो मैंने बेंगलोर से करने की कोशिश की, वहाँ पे मुझे मौका मिला, तो मैंने घर वालों से बोला कि क्या मैं जा सकता हूँ। तो इतना दूर होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे परमिशन दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो ये शायद ये सब नहीं हो पाता। सही बात है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि फैमिली सपोर्ट एक बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, तो कभी उन्होंने, फादर ने ऐसा नहीं बोला कि यार बहुत कठिन है, तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ कभी ऐसा तो नहीं कहा, क्योंकि पापा का हमेशा से ये मानना था कि अगर बच्चा एक सपना देख रहा है तो वो उसको पूरा करने में लगा लेगा जी जान। अगर हम उस पर कुछ थोपेंगे तो शायद वो उतना इंटरेस्ट के साथ पाएगा। सही बात है, जो इंटरेस्ट है जी, अगर वो खुद बोल रहा है तो कर लेगा, करना चाहिए। मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट आपके साथ में रहा। अच्छा, एक चीज़ और इसमें आती है, इससे सवाल इसलिए पूछूंगा कि बच्चों की एक प्रॉब्लम रहती है कि बस लोग कहते हैं कोचिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, ये सब चीज़ें हैं, तो फाइनेंस की बच्चों के साथ में थोड़ी समस्या आ जाती है। तो कॉमर्स फील्ड में स्पेशली सीए के लिए फाइनेंशियली क्या स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है? जी, तो मैं ये बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कॉमर्स में सबसे अच्छा कोर्स जो आपको आपके रिटर्न ऑन आपके इन्वेस्टमेंट पे सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है वो सीए कोर्स ही है, क्योंकि इसमें आपसे बिल्कुल भी कोई बहुत हैवी फीस नहीं है। आपको सिंपल
सीए इंस्टीट्यूट में रजिस्टर होना जहाँ होता है। नॉमिनल फीस होती है वो तो देनी पड़ती है जी। तीनों लेवल की एंट्री जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो और एग्जाम फीस, ये सबका खर्चा मिला के 2 लाख से भी कम का आता है शायद। बाकी अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं, तो वो तो एक डिफरेंस है, फिर तो आप अपने सुविधा के लिए कर रहे हैं जी। ना, तो आप किस लेवल के करते हो तो अपने डिपेंड करता तो है। ये सारा खर्चा मेरे हिसाब से 2 से 2.5 लाख के बीच में ही हो जाता है। मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए सबसे बेस्ट कोर्स है ये। और मजे की बात देखिए कि आईआईटीज की मुझे आइडिया नहीं है, शायद 1.5 से 2 लाख रुपए फीस पर ईयर है, और 4 साल में आई थिंक 10 से 15 लाख रुपीस तो एक नॉर्मल व्यक्ति के खर्च हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद भी द कॉमर्स इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सब्जेक्ट, आई डोंट नो व्हाई। तो इसी बात में मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये कॉमर्स फील्ड इतना रिच फील्ड है, आई डोंट थिंक कि आप चाहे इंजीनियर बन जाओ, आप चाहे कुछ भी कर जाओ, आप सैलरी लोगे, आईटीआर भरोगे, तो कहीं ना कहीं सीए का इन्वॉल्वमेंट या किसी न किसी अकाउंट्स वाले का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। यानी अकाउंट्स के व्यक्ति हर फील्ड में कहीं ना कहीं आपसे अटैचमेंट होगा। उसके बाद भी हमारे इंडिया में ये इतना अंडररेटेड फील्ड है, ऐसा क्यों है? मेरे हिसाब से जितना मैं अभी 2-3 शहर घूम के आया हूँ, बड़े शहर मैंने देखे जितने भी, बड़े शहरों में इसकी वैल्यू लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें छोटे शहरों की, तो यहाँ पे एक माइंडसेट मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि साइंस या मैथ्स को ज़्यादा प्रेफरेंस इसीलिए दी जाती है क्योंकि यहाँ पे सबको पता है डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओगे तो बहुत अच्छा है। कॉमर्स में कौन बच्चे जाते हैं? जिनको साइंस पढ़ना नहीं आता है या जो पढ़ाई में वीक होते हैं। इस माइंडसेट की वजह से यहाँ पे कॉमर्स को थोड़ा सा अंडररेटेड माना जाता है। एक्चुअली पहले से दिमाग में ये भर दिया जाता है कि नहीं, अगर तुम्हारा मैथ्स अच्छा है तो यू शुड बी एन इंजीनियर, बायो अगर अच्छी है, मैथ्स अच्छा नहीं है तो यू शुड बी ए डॉक्टर, और कुछ भी नहीं है तो आप कॉमर्स ले लो। मतलब कॉमर्स को मैं सोचता हूँ शायद टीचर्स ही गाइड नहीं करते सही से, उनको भी लगता है कि यार साइंस नहीं कर पाएगा, ये मैथ्स नहीं कर पाएगा तो कॉमर्स लो, जबकि कॉमर्स इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट फील्ड। मैं इसलिए कह सकता हूँ, ग्रेजुएशन में मेरे पास एक सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स का, मुझे बहुत इंटरेस्ट था इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद में फिर मैंने ये महसूस किया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है बैचलर ऑफ आर्ट्स करके। शायद मैं कॉमर्स लेता तो वो ज़्यादा अच्छा रहता, जबकि मैं भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा, और पता नहीं क्यों वहाँ भी जाके मेरे को ये महसूस हुआ कोई आदमी बोलता ही नहीं इस बारे में, कॉमर्स फील्ड के बारे में जो भी है, सब टीचर्स भी बोलते हैं अरे कुछ नहीं कर पा रहे उसको कॉमर्स दे दो। कॉमर्स तो मैं बता दूं बहुत ही एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको डेली रियल लाइफ में कुछ ना कुछ कॉमर्स आपको होता हुआ दिखा ही हाँ, जाएगा। वही मैं बता रहा हूँ कि आप चाहे आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, आप बिजनेसमैन हो, आप कुछ भी ना करते हो, आप किसान हो, आप कुछ भी हो, बट कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी अकाउंटेंट से या सीए से या फाइनेंशियली जो भी कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन, उससे आप कहीं ना कहीं आप जरूर जुड़ोगे। एकदम से आप हिसाब किताब करोगे तो भी तो आपको बही खाता बनाना आना चाहिए, तो वो भी कॉमर्स है ना। अगर आप उसकी ट्रेनिंग लिए होगे तो आप अच्छा कर पाओगे। चलिए सर्वज्ञ जी, इसी जर्नी में कोई ऐसी घटना या कुछ ऐसा आपको याद हो जो आपका टर्निंग पॉइंट रहा हो, या आपको ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो बहुत कठिन है, आप छोड़ देता हूँ, जी, ऐसा तो कुछ हुआ है? हाँ ऐसा हुआ है। मैं सीए फाइनल में एक बार फेल हुआ था। ओके। सीए फाइनल का जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट लिखा, तैयारी पूरी नहीं थी, लेकिन ये था कि एग्जाम कभी भी नहीं छोड़ना है, एग्जाम आ गया है तो देना है, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी होती है जो बार बार नहीं आती है, आपके पास आई है तो उसका रेस्पेक्ट कीजिए, वो छोड़नी नहीं होती है। मैंने लिखा, तैयारी नहीं थी फिर भी लिखा, तो मैं उसमें क्लियर नहीं हुआ, मार्क्स भी बहुत कम आए। ऐसा लगा, ये आज से ठीक 1 साल पहले की बात है, शायद पिछले ही साल 11 जुलाई को मेरा रिजल्ट आया था 2024 में, और मैं उसमें फेल हुआ था। तो उस दिन काफ़ी ऐसा लगा कि यार ये सीए फाइनल क्लियर हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि सीए फाइनल मतलब जिस तरीके का माइंडसेट हमेशा सीनियर से सुना था कि बच्चे सीए फाउंडेशन इंटर तो क्लियर कर ही लेते हैं, आर्टिकलशिप भी हो जाती है, फाइनल में ही फाइनल में प्रॉब्लम हो जाती है। यस यस यस। तो मुझे एक बार के लिए लगा क्या मैं उसी लूप में आके फंस गया हूँ, क्या मेरा भी यही हाल रहेगा। वहाँ पे वो बहुत ही मुझे थोड़ा सा डर वाला पॉइंट लगा, लेकिन क्योंकि मेरे पास मेरे सीनियर्स बहुत अच्छे थे जिन्होंने मुझे एक चीज़ सजेस्ट करी, मैं उनकी वो स्टेटमेंट बोलूँगा। उन्होंने मुझे बस एक चीज़ बोली कि लाइफ में कभी भी डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि अगर तुम एक बार डीमोटिवेट हो गए तो लाइफ में दोबारा कोई भी चीज़ अच्छे से कर ही नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने उसको एकदम अपना बेस माना और मैं दोबारा पढ़ाई में लगा। फिर जो चीज़ें मैं आज सीए वाले बच्चों को गाइड करता हूँ, मैंने उसी टाइम वो सारी चीज़ें करी, जैसे कि सेल्फ स्टडी पे बहुत ध्यान दिया। मैंने अपने 3 रूल बनाए थे उस टाइम कि मुझे अपना हमेशा 100% देना है, मुझे एग्जीक्यूशन ज़्यादा करना है प्लानिंग से, मैं प्लानिंग पहले कर लूँगा
प्लानिंग सिर्फ 10% होता है, बाकी आप उसको एग्जीक्यूट कैसे एग्जीक्यूट करते कैसे करते हैं, जी बिल्कुल, वो ज़्यादा वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं 90% फोकस अपना एग्जीक्यूशन पे देता था, और हार्ड वर्क मैं पहले करता था और स्मार्ट वर्क बाद में, क्योंकि आजकल बच्चों के साथ क्या होता है, शॉर्टकट्स पहले तो वो ढूंढते हैं। पहले शॉर्टकट्स पहले ढूंढते हैं, बिल्कुल सही, फाउंडेशन क्लियर नहीं है और वो सॉल्यूशन पहले ढूंढने लगते हैं कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, वो खैर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया हो जाता है उनके लिए। तो मैंने उस टाइम जब ये डर वाला पॉइंट था, मैंने अपने आप को ये 3 प्रॉमिस किए, और मैंने हमेशा अपने आप को बोला कि मैं ऑनेस्ट रहूंगा अपने आप से, कुछ भी सही हो जाए बात है। इन 3 रूल्स को फॉलो करूंगा। मैं पढ़ाई करते टाइम जब भी डर लगता था ना, तो मैं यहाँ पे अपने हाथ पे लिख लेता था ये सब, कि नहीं मुझे ये फॉलो करना है। करना है। तो मान सकते हैं कि हाँ, थोड़ा ऐसी पढ़ाई के लिए आपको थोड़ा सा पागल बनना पड़ता है, कि हाँ अपना पूरा जुनून लगाना पड़ेगा। उस टाइम मैंने ये किया, और वो टर्निंग पॉइंट था कि जहाँ पे मैंने एक चीज़ सीखी, पेशेंस। Patience। सफलता ये नहीं कि आज आपने चाही और कल आ गई, सही उसको बात आने में टाइम लगता है। तो अगर आप सही एक बात बार फेल हुए हैं तो उससे सीखें और उस पर काम करें, सही ये बात। टर्निंग पॉइंट था। फेल्योर तो ये तो खैर अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था। एडिशन थे, एडिशन बल्ब बना रहे थे तो 10,000 एक्सपेरिमेंट उनके फेल हुए थे, और अगर वो बीच में अगर क्विट कर लेते तो शायद आज हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते। जी। ये बल्ब का जो था बहुत बड़ी इन्वेंशन थी उनकी। तो ये बात सही है कि फेल्योर को कभी भी फेल्योर के रूप में लेना ठीक नहीं है। कहीं गलती हुई होगी, उस गलती को देख लेते हैं। तो जब आप का रिजल्ट आया एंड आपने देखा कि आप उसको क्लियर नहीं कर पाए, फादर मदर का क्या रिएक्शन था उस समय? जी, तो पापा हमेशा से बहुत सपोर्टिव रहे हैं। हाँ उनका खैर बस वो तो मैं जानता हूँ उनको अच्छी तरह से, वो तो उन्होंने बस कॉल बहुत पे मुझे पॉजिटिव व्यक्ति हैं। जी, तो उन्होंने मुझे बस कॉल पे यही बोला, कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। तो बस तो इतना उतना कहना ही बहुत होता है। जी। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप भी गार्जियंस हैं, और बच्चा अगर आपका फेल होता है किसी चीज़ में, अगर वो नहीं कर पाता है, आपको उसको डांटना नहीं है। मैं अक्सर देखता हूं कि मीडियम फैमिली में ये बहुत ज़्यादा होता है। अगर बच्चा थोड़ा सा कम परसेंटेज लेके आ पाया, ये डांटना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। ऐसा मत करिए। फेल्योर कभी भी ना तो कह के आएगी, अचानक आएगी, और उसको फेस करना सीखना चाहिए। आप एज ए गार्जियन हमेशा बच्चों को मोटिवेटेड रखिए। अगर सर्वज्ञ जी के फादर ने अगर उनको मोटिवेट ना किया होता तो एक बार क्विट करने का मन बन चुका था, ऐसा ही था। तो अगर फादर अगर बाई चांस मान लो थोड़ा कहते अरे यार ये क्या हो गया, ये कुछ है, थोड़ा सा एक बार लगता ना कि यार पापा भी कह रहे हैं छोड़ देते हैं जी। तो खैर बहुत अच्छी बात है, मैं तो क्या जानता हूँ उनको अच्छी तरह से। तो चलिए, अब आपके आज जर्नी तो मैंने सोच ली है कि अच्छा आपका ये एक्सपोजर रहा, बट एक जो सीए चार्टर्ड जो अकाउंटेंट्स होते हैं उनकी जो सैलरी पैकेज होता है या जो उनकी सेल्फ प्रैक्टिस होती है, बहुत अच्छा फाइनेंस मतलब वो अपना इंस्टीट्यूशन खड़ा कर सकते हैं। लगभग क्या पैकेज स्टार्टिंग से सैलरी का होता है सीए का? अगर आप ऑन एन एवरेज देखें, अगर आप एक बिग 4 को ज्वाइन करते हैं तो आपका इनिशियल पैकेज 9 से 11 लाख के बीच में आपको मिल सकता है। और अगर आपका सीए इंटर या सीए फाइनल में किसी में भी ऑल इंडिया रैंक आया है, या फिर आपकी आर्टिकलशिप अच्छी जगह से हुई है, ट्रेनिंग आपने अच्छी जगह से करी है, तो उसकी वजह से थोड़ा बढ़ के 11 से 20 लाख के बीच में भी आपका वो रेंज करेगा। अच्छा रेंज करता है। और अच्छा, तो आपकी जो सीए की जर्नी थी, इस जर्नी में आप मुझे इंस्टीट्यूशंस के नाम बताएंगे, कैसे कैसे, मतलब कौन कौन से इंस्टीट्यूशन से आपने क्या क्या किया है? जी, तो मैंने सबसे पहले सीए फाउंडेशन आता है, तो उसमें तो मैंने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया आईसीआई के साथ, क्योंकि वही एक इंस्टीट्यूट है जो हमारा रजिस्ट्रेशन भी कराती है और हमारा एग्जाम भी कराती है। और आप एक बार स्टूडेंट बन के मेंबर बन जाएंगे तो वो भी सारा काम देखती है। जी। उसके बाद हमको अगर हमारा मन होता है कि अगर हमें कोचिंग करनी है, यानी कोचिंग मैंने दिल्ली में करी थी। इसके बाद मैंने फाउंडेशन की कोचिंग दिल्ली में करी थी, ओके। इंटरमीडिएट की कोचिंग मैंने करी थी जयपुर में, और फाइनल की कोचिंग मैंने ऑनलाइन कर ली थी, क्योंकि तब कोविड के बाद सब कुछ चीज़ें हम लोग को ऑनलाइन ही बिल्कुल मिली बिल्कुल, थी। सब ऑनलाइन ही थी। और क्योंकि फाइनल में हम लोग को 3 साल की ट्रेनिंग भी करनी होती है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कि आप पूरे दिन भर ऑफिस के बाद एक प्रॉपर जगह 3 घंटे जाके बैठ के पढ़ सकें। बिल्कुल क्योंकि मैं बेंगलोर में था तो वहाँ पे इंग्लिश टीचर्स ज़्यादा थे, हिंदी टीचर्स नहीं थे, तो इस वजह से मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी। अच्छा, एक चीज़ मैंने और सुनी है कि वर्ल्ड में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन में से कुछ ही इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे जाने का एक सपना होता है, तो आपने भी शायद ऐसे किसी इंस्टीट्यूट से आप उसके मेंबर रहे हैं,
वो कौन सा इंस्टीट्यूट है वो? जी, तो मैंने जो हमारे यहाँ सीए की जो आर्टिकलशिप होती है मैंडेटरी जी। ट्रेनिंग जो होती है, जी। वो मैंने करी थी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, उसका हाँ, ये फर्म तो का नेम वन ऑफ द प्राइस वाटर बहुत। हाउस एंड को एलएलपी, वो वन ऑफ द बिग फोर्स में आता है और अच्छी जगह है आर्टिकलशिप करने के लिए। अच्छा, इसका कोई क्राइटेरिया है कि कौन उसको ले सकता है या ऐसा जी। कुछ है? जी, उनका जब भी वैकेंसी का आता है तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आता ओके, है। ओके। जी, जैसे कि सीए इंटर आपका 3 अटेम्प्ट्स में हो जाना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, ये बेसिक क्राइटेरियाज वहाँ पे वो मांगते हैं। देन उस पे आप मेंबर बन सकते हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपोजर वहाँ पे रहता है। जी, काफ़ी अच्छा ऑब्वियसली क्या सीए का ड्रीम तो वहाँ पे होता है कि उस इंस्टीट्यूट में पहुँचे। तो अभी जैसे आपने बताया कि 11 to 20 लाख रुपए का इनिशियल पैकेज फाइनल के बाद मिल सकता है। तो इतना अच्छा एक्सपोजर छोड़ के और सारा वर्ल्ड छोड़ के आप इतना अच्छा मेंबरशिप में रहे, उसके बाद भी ये इधर आने का मन बना। थोड़ा आपने शुरुआत में बताया था, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा डिटेल में आप बताइए, ये एजुकेशन सेक्टर में आने का मन आपने क्यों बनाया? क्योंकि इसमें तो इंडिया में स्पेशली बहुत अच्छा कोई एक्सपोजर है भी नहीं, ऐसा क्यों? जी, तो जब मैं अपना सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं क्लियर कर पाया था और मैं सेकंड अटेम्प्ट की अपनी तैयारी कर रहा था, सेकंड अटेम्प्ट मेरा था नवंबर में और मुझे बीच में अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 मंथ्स का लीव मिला हुआ था उधर। तो मैं तैयारी कर रहा था, एक दिन रैंडमली ही मेरे दिमाग में थॉट आया कि मैं पसंद क्या करता हूँ, क्योंकि कभी ना कभी आप अपने आप से एक सवाल तो करते हैं, मुझे क्या काम करने में बहुत अच्छा लगता है। लगेगा। मैंने बहुत सारी मैंने एक लिस्ट ली और मैंने मतलब 5-6 आइटम्स लिखे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पसंद है क्या। फिर एक आइटम आया कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ क्या। जी, जी, जी। और फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं पिछले 4-5 साल में मैंने ऐसा कुछ काम किया है क्या, और जब मैंने किया तो मुझे कितना अच्छा लगा। तो उस साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन को जब मैंने वहाँ देखा, उसके बाद मैं इस फील्ड में आया। और क्योंकि मेरे बाबा भी टीचर रहे अपने हाँ, टाइम पे, तो obviously। शायद थोड़ा उनसे भी ये इन्फ्लुएंस हुआ हूँ मैं इस मामले में। बाकी जैसे ही फिर मेरा सीए क्लियर हुआ, मतलब ये मैंने सितंबर में ही अपना थॉट बना लिया था, लाइक बिफोर राइटिंग माय सीए फाइनल सेकंड अटेम्प्ट, सीए बनने से पहले ही ये मैंने तय कर लिया था कि मुझे वापस अपने होम टाउन आना है और मैं अपने होम टाउन में ये कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करूँगा। क्योंकि बहुत मुश्किल हो, मतलब बहुत ये निर्णय ऐसा नहीं होता है, ये डिसीजन एक तो मतलब सोच सकते हैं कि आज का जो भौतिक वातावरण है, आदमी चाहता है बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला होना चाहिए, ये है वो है। और जैसे बैकग्राउंड से आप आते हैं, एक मीडियम फैमिली को बिलोंग करते हैं, सपना होता है घर वालों का भी और अपना भी कि यार हमारा बेटा ये करेगा वो करेगा। तो पापा ने कभी बोला नहीं कि अरे यार तुम वापस आ गए ऐसा करने के लिए? जी, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ थी कि जब मैं क्लास 10th में आया था, जी। क्लास 10th हमारा शुरू हुआ था, तो मैंने पापा को एक प्रॉमिस किया था कि देखना 1 साल हो जाएगा, आपको मेरी फ़ोटो स्कूल के बाहर लगी मिलेगी। वो मैंने पूरा किया। जब क्लास 12 शुरू हुआ तो मैंने उनको बोला कि आपको मेरी फ़ोटो क्लास 12 के बाहर जो वो बैनर लगेगा ना रिजल्ट का, उसमें दिखेगी। कॉमर्स में सबसे पहले लगी थी। तो पापा को जो प्रॉमिस करता था वो होता था। उसके बाद जब हम एक बार दिल्ली से जयपुर जा रहे थे, तो रास्ते में यही पीडब्ल्यूसी का ऑफिस मिला था। तो मैंने पापा को बस में से दिखाया कि पापा देखो वो ऑफिस है, यहाँ पे मुझे आर्टिकलशिप करनी है, मैं यहाँ करूँगा। तो मैंने पापा को वो प्रॉमिस किया, वो भी पूरा हुआ। वेरी तो गुड। फिर जब मैंने ये प्रॉमिस किया तो पापा को लगा ये जब भी आके हमको कुछ बोलता है तो वो ये कर लेता है। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे ये सपोर्ट किया कि हाँ, अगर तुम सोच रहे हो ऐसा तो तुम कर सकते हो। तो एजुकेशन फील्ड में आप इसीलिए यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो मैनपुरी है इतना एजुकेशन रिच नहीं है। तो अभी जो आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या क्या कोर्सेज आप ऑफर करते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए। तो इस जैसे जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसका नेम है सर्वज्ञान एजुकेशन। मैंने अपने ही नेम पे रखा है, क्लासेस जानबूझ के नहीं रखा है, क्योंकि मुझे लगता है मैं यहाँ पे क्लासेस से ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड बिल्कुल सही करने बात में है। फोकस जी, करता हूँ। इसके 3 डिवीजन्स है। एक है सीए रिलेटेड, जिसका कि नेम है सर्वज्ञान सीए। यहाँ पे मैं सीए फाइनल स्टूडेंट्स को मेंटरशिप देता हूँ। बेसिकली मैंने एक बार वो जर्नी देखी हुई है कि जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, नहीं हुआ सेकंड था। अटेम्प्ट में हुआ, तो मैंने बीच में क्या चेंजेस किए थे। क्योंकि मेरा अगर सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट दे रहे होते हैं, जी, जी, उनका जी, नहीं हो पा रहा होता नहीं है। हो पाता है। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है ये इन पे ही फोकस करता है कि ये कहाँ गलती कर रहे हैं और उसको कैसे सही किया जा सकता है, ताकि ये अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट को लास्ट अटेम्प्ट बना ले। तो अभी हमारा पहला बैच हुआ था May 25 में और उसका अच्छा रिजल्ट्स भी आया है। ओके, वेरी गुड। तो ये पहला डिवीजन है। फिर 2 डिवीजन है। ये दो डिवीजन स्पेसिफिकली 11th एंड 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी यहाँ पे होम टाउन में साइंस और इंजीनियरिंग के लिए बहुत कुछ बिल्कुल है। बिल्कुल, यही सब इसी क्षेत्र में सब जो लोग हैं वो जाना चाहते हैं। जी, कॉमर्स फील्ड में कोई जाने नहीं चाहता है। कॉमर्स स्टूडेंट्स की कोई बात सुनने वाला था ही नहीं यहाँ पे। जी। मैंने सोचा एक कॉमर्स की शुरुआत की जाए। तो यहाँ पे 2 डिवीजन में से पहला डिवीजन है सीए सर की कॉमर्स क्लासेस, ताकि उनको पता चल सके कि उन्हें पढ़ा कौन रहा है, सीए सर है।
और कॉमर्स क्लासेस में बेसिकली उनके तीनों सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। तो 11th एंड 12th दोनों का क्लासेस चलता है उसमें। और इसके अलावा क्योंकि हमने इतने टाइम में ये ऑब्जर्व किया, जैसे अपने टाइम में भी मैंने ये देखा था, गाइडेंस की बहुत कमी रहती है। गाइडेंस की कमी रहती है, स्पेसिफिकली एग्जाम्स के लिए नहीं, बल्कि रियल लाइफ में भी आपको क्या कर सकते हो, क्या करना चाहिए, ऐसा। तो उसके लिए एक हमारा फ्री इनिशिएटिव है जिसका कि नाम है सीए सर का कॉमर्स क्लब। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हर महीने हमारी एक कोशिश रहती है कि किसी न किसी एक फील्ड, एक एग्जाम के बारे में कोई 2-4 प्रोफेशनल्स आए जी ऑनलाइन जी जी, और बिल्कुल। वो आके बच्चे को गाइड करें। इसके लिए मैं किसी भी बच्चे से 1 रुपये चार्ज नहीं करता हूँ, ये कम्प्लीटली फ्री है। आप चाहे मेरे यहाँ पढ़ते हो चाहे ना पढ़ते हो, आप कोचिंग में आइए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए उस सेशन में और ज्वाइन करिए और सीखिए। यहाँ पे हम किसी चीज़ का ऐसा प्रमोशन भी नहीं करते हैं। हमारा मानना ये है कि जो प्रॉब्लम गाइडेंस की मैंने अपने टाइम पे फेस करी थी, अगर मैं आज यहाँ पे हूँ और मैं एक काम कर रहा हूँ, तो वही सेम प्रॉब्लम किसी और स्टूडेंट को फेस ना हो, उसके सही लिए बात है। तीसरा प्रॉब्लम। नहीं, क्योंकि कॉमर्स फील्ड में वास्तव में जो है संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ के जो टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, वो भी इसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करते। एटलीस्ट जिन लोग बच्चों ने कॉमर्स ले रखी है, वो टीचर्स भी इतने मोटिवेटेड नहीं हैं। आई डोंट नो व्हाई। एटलीस्ट कम से कम जिन्होंने, जो टीचर्स हैं, उनको तो गाइड करना चाहिए कि आगे चल के क्या कर सकते हैं। वो मैंने कमी देखी है। बिल्कुल आपकी बात जो है बिल्कुल सही है कि मेंटर्स की बहुत बड़ी कमी है। कॉमर्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। तो जो अभी आप कोर्सेज रन कर रहे हैं, कितना एनरोलमेंट आपका हुआ है अभी तक? अभी हमारे 11th और 12th दोनों को मिला के ऑलमोस्ट अराउंड 20 स्टूडेंट्स हैं 20 एंड सीए फाइनल में अराउंड 18-20 स्टूडेंट्स, क्योंकि पहला ही फेज है। हाँ, वो ऑब्वियसली अभी तो स्टार्ट ही किया है। और ऐसा कोई एम है कि नहीं कि हमें 100, 200, 500 करने हैं, ऐसा कुछ भी एम है? अगर मैं एम बताऊं तो मुझे इस सिटी की कॉमर्स की बेस्ट क्लासेस बनाना है, इसको बेस्ट इंस्टीट्यूशन बनाना है। हाँ, इससे पहले भी एक सर थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो शायद अभी इसमें किसी प्राइवेट कॉलेज में इस समय शायद वो डायरेक्टर हैं, आई थिंक। तो वो पहले टैली वगैरह का बहुत अच्छा चलाते थे। कॉमर्स फील्ड भी उन्होंने स्टार्ट किया था। आई डोंट नो, शायद उनको एक्सपोजर नहीं मिला होगा, क्योंकि फाइनेंस की दुनिया है तो सबसे पहले आदमी देखता है कि पैसा कितना आएगा। जी। और आप तो खैर पैसे की दुनिया छोड़ के आए हो। तो सर्वज्ञ जी, इस जर्नी में आपकी फैमिली ने आपका साथ दिया और आप ये कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी बच्चों की जो मेन समस्या है, अगर हम इसी को छोड़ दें, मेंटरशिप को छोड़ दें, इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं? तो बच्चे को एक्चुअली मैंने एक प्रॉब्लम जो फेस करी है, वो सब्जेक्ट पढ़ रहा होता है लेकिन उस सब्जेक्ट को पढ़ने के पीछे रीज़न क्या है उसको वही नहीं पता होता है। एग्जैक्टली। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं सब बच्चों को यही सजेस्ट करता हूँ, आप उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाइए। या तो आप खुद से नहीं बना सकते तो आप अपने टीचर से उसके बारे में सजेशन दीजिए, उनसे पूछिए कि इस सब्जेक्ट को आगे अगर मैं पढ़ रहा हूँ, आप किसी भी चीज़ को करते हैं तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है ना। तो अगर आप मान लीजिए आज आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ना, ये अकाउंट्स पढ़ के मुझे प्रैक्टिकली कैसे काम क्या करना है। बिल्कुल, आप काम मत करिए, आप देखिए तो कि काम कैसे हो रहा है एक बार। तो जब भी हम क्लासेस में अकाउंट्स पढ़ाते हैं तो पहले हम सीधा मान लीजिए रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं, हम रिलायंस की पूरी बैलेंस शीट दिखाते हैं, ये जो आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो ये आगे चल के आपको वहाँ काम आएगा। तो इस तरीके से बच्चा अगर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर पा रहा है, वो प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे वर्क करना चाहिए। बिल्कुल। तो आप इसके लिए क्या करते हैं अपने क्लासेस में, थोड़ा सा सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए? क्योंकि अगर हम एक सेम ढर्रे पे चलेंगे तो एक तरह से क्लासेस हो जाती है, तो बोरिंग सी क्लासेस हो जाती है। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप क्या करते हैं? इंटरेस्टिंग, जैसे कि अभी मैंने बताया, जैसे बच्चे पहली क्लास में पढ़ रहे थे कि अकाउंट्स का बेसिक क्या है, मैंने उनको बोला 1 मिनट आप रखो। सबसे पहले आता है कि अकाउंट्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, कैपिटल, रेवेन्यू, ये सब। तो मैंने उनको बताया बैलेंस शीट ओपन करके कि ये आइटम यहाँ जाता है, ये आइटम यहाँ जाता है। अगर आप फिक्स एसेट्स पढ़ रहे हो तो वो बैलेंस शीट में कहाँ आते हैं, किस कंपनी के पास कितने हैं, ये कैसे देखते हैं, कंपनी में कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहा होता है। हम बच्चों को एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ना सिखाते हैं, क्योंकि हमने उस पर वर्क किया हुआ है, एक आइडिया है। तो बच्चों को जब वो दिखाते हैं ना, तो उनको समझ में वो आता है कि वो बुक को कैसे लिंक कर सकते हैं। ये तो हो गया अकाउंट्स। हाँ, ये होता है कि कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे वहाँ पे जाके। तो इकोनॉमिक्स जब पढ़ाते हैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ाने के साथ साथ, बुक से पढ़ाने के साथ साथ हम उनको एक बार इकोनॉमिक बजट भी दिखाते हैं सरकार की, ताकि उनको एक आइडिया मिले कि हाँ ये भी तो कोई चीज़ होती है। बिल्कुल, ऑब्वियसली। इसके अलावा जो रिसेंट पॉलिसीज आती हैं उनके बारे में भी समझाने की कोशिश करते हैं। फिर जब आती है बिजनेस की, तो रिसेंट जितना भी बिजनेस में जो केस स्टडीज आ रहा होता है उसके बारे में भी उनको गाइड करते हैं। तो इस तरीके से सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बन जाता है एक सब्जेक्ट। बच्चों को एक विजन दिखता है, और अगर विजन दिख गया तो आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। हाँ, वो तो बात सही है। अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे, मैं समझता हूँ शायद 99% बच्चे ज़बरदस्ती कॉमर्स उनको दिया गया होगा, तो साइंस नहीं कर पा रहे हैं या मेडिकल फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं, तो देन यू शुड गो फॉर द कॉमर्स।
तो ऐसे बच्चों के लिए काफ़ी कठिन नहीं होता है गाइड करना उनको? थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन पूरी कोशिश यही रहती है कि एक बार इंटरेस्टिंग बना दिया जाए सब्जेक्ट, क्योंकि अगर उन्हें एक बार वो इंटरेस्ट दिख गया तो मुझे लगता है कोई भी बच्चे को बस एक बार सही डायरेक्शन देने की कमी होती है। बस अगर आपने सही डायरेक्शन दे दी और वो खुद से मेहनत करना चाह रहा है तो वो चल पड़ेगा। क्या विज़न आपने देखा है और आपने जब डिसाइड किया कि हम बच्चों को एजुकेट करेंगे, बेसिकली आपका मेन विज़न या मिशन क्या है? मेन विजन मेरा ये है कि जो प्रॉब्लम्स मैंने अपने टाइम पे फेस करी थी कॉमर्स का स्टूडेंट होते हुए, वो यहाँ किसी दूसरे स्टूडेंट को कभी फेस ना करनी पड़ेगा। उसके पास प्रॉपर गाइडेंस हो कि उसको 11th-12th में पढ़ाई कैसे करनी है। इवन 10th क्लास के बच्चे को भी पता हो कि अगर मुझे 11th में कॉमर्स लेनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो जो फ्री सेशंस होते हैं ये हमने 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए रखे हैं। और इसके बाद अगर उसको पता हो, उसको अगर 12th के बाद कहीं अच्छी जगह काम करने जाना हो, जैसे कि मैं PWC में गया था या फिर मान ली कहीं और किसी और स्टूडेंट को जाना है, तो रिज्यूमे बनाना होता है, इंटरव्यूज़ की तैयारी करनी होती है, तो वो कहीं वहाँ अटक रहा है तो उसको वहाँ पे भी प्रॉपर गाइडेंस मिले। सिर्फ ये नहीं कि हम बस बैग उठा के ट्यूशन चल दिए, पढ़ लेंगे आ जाएंगे, वो पर्पज़ नहीं है। उसके बियॉन्ड स्टूडेंट का एक 360 डिग्री डेवलपमेंट, उस पर वो फोकसिंग ज़्यादा है। क्योंकि सही बात है, अगर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो और पढ़ाने की टेक्निक्स अच्छी हो, सबसे बड़ी बात है बच्चे को अपना अगर विज़न पता चल जाए, अपना टारगेट पता चल जाए कि मुझे यहाँ पहुँचना है, तो फिर उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, और भी यहाँ पर ऐसी बात नहीं, कॉमर्स के कई टीचर्स पढ़ाते हैं, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस कि आप उनसे अलग कैसे हैं? तो मैं तो यही मानता हूँ कि सारे टीचर्स अपने आप में बहुत अच्छे हैं जी। मैं बस इतना बता सकता हूँ कि मैं थोड़ा सा अलग इसीलिए हूँ क्योंकि जो मैं काम करके आया हूँ मैं बच्चों को उस तरीके से समझाता हूँ। यू कैन से कि जो टीचर्स हैं बेसिकली, सही बात है, उनके पास में एक्सपीरियंस नहीं है और आपके पास में ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस है, कंपनीज का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आप बच्चों को बांटना चाह रहे हैं। वेरी गुड। तो सर्वज्ञ जी, ये तो आई हैं प्रॉब्लम्स बच्चों की तरफ से, गार्जियंस का क्या रिएक्शन रहता है? जो आप यहाँ बच्चे आते हैं तो कभी कुछ गार्जियन से बातचीत हुई हो तो ऐसा कुछ? गार्जियन से बात होती है और मैं हर महीने जो भी बच्चा हमारे यहाँ एनरोल्ड होता है उसके प्रॉपर टेस्ट लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप बस यहाँ पढ़ रहे हैं, आपको पहले पढ़ाया जाता है, क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं, फिर आपका टेस्ट भी होता है और टेस्ट के मार्क्स आपके घर पे भी भेजे जाते हैं। ओके जी, तो उसके बाद हम गार्जियंस को भी बुलाते हैं, एक बार उनसे बात हो जाए कि आपका बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, तो उनको उनके बच्चे की पूरी रिपोर्ट मिलती है कि ऐसा नहीं कि बस ट्यूशन जा रहे हैं भेज दिया, हमें कोई अब मतलब नहीं है। उनके पास पूरा डेटा जाता है। और जैसे अभी हमारा 2nd मंथ था मई का, तो हमने अप्रैल में टेस्ट लिया, फिर मई में लिया, फिर हमने मई उसमें रिपोर्ट कार्ड में ये भी दिखाया कि बच्चे ने अप्रैल के कंपैरिजन में मई में इम्प्रूवमेंट किया भी है, तो वो सारा डेटा गार्जियंस के साथ शेयर किया जाता है। तो मुझे इससे लगता है जितने भी गार्जियन से बात हुई है उनका थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हुआ है कि हाँ, भले ये पहला साल है हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूशन का, लेकिन फिर भी ये पूरा जो भी आप काम है वो अच्छे से डिलीवर करके दे रहे हैं। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है अगर आप डेटा पे काम करते हैं, क्योंकि किसी कोचिंग सेंटर में ऐसा नहीं होता। किसी भी जगह आप चले जाइए, नॉर्मल अगर कोई बहुत अच्छा भी रन कर रहा है तो टेस्ट भी अगर ले रहा है, आई थिंक रिजल्ट डिलीवर करने के बाद में कोई आदमी पूछता भी नहीं है, कोई बस जस्ट है कि बस मेरे पास फीस आ गई, दैट्स ऑल। अच्छा, अगर फीसिस की मैं बात करूं, बात चली है, तो क्या फीस वगैरह आप चार्ज करते हैं? जी, तो CA का तो प्रोग्राम एकदम अलग है। 11th-12th की बात करूँ तो 11th-12th के लिए जो हमने कॉमर्स क्लब बताया वो एब्सोल्युटली फ्री है। उसका एक सिंगल चार्ज नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे ही स्टूडेंट हो, अगर आप कहीं और भी पढ़ रहे हैं लेकिन आप ये गाइडेंस चाहते हैं कि आपको जो 12th की बात है आप बिल्कुल रजिस्टर कर सकते हैं, उसका कोई भी चार्ज नहीं है, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो हमारा और जो दूसरा डिवीजन है जो हमारी क्लासेस है, ऑब्वियसली उसमें हमारी बहुत एनर्जी जाती है, हमारा टाइम जाता है। सही बात है, पूरा स्ट्रक्चर लगा हुआ है और बहुत बड़ा प्लानिंग होती है, हर चीज़ होती है, एजुकेशनल एड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे वो हमको पेड रखना पड़ता है। उसकी फीस आती है 1799 फॉर 1 मंथ। उसमें आपके तीनों सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। हाँ, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है इतनी भी ज़्यादा नहीं कह सकते कि नो, इट्स फीस हमने वही रखी है जो शायद जब मैं अपने टाइम पे जो फीस पे करता था मैंने वही फीस रखी हुई है। नहीं, ज़रूरी है एक्चुअली। देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूट को रन करना है तो फिर वही बात आ जाती है, अगर रन करना है तो उसके एक्सपेंसेस कहाँ से निकालेंगे, अपने एक्सपेंसेस कहाँ से निकालेंगे, तो वो ज़रूरी है। तो फीस पूछने का सिर्फ एक मात्र यही रीज़न था, एक नॉमिनल फीस आपने रखी है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, इस जर्नी में कैसा आपको महसूस होगा जब आपके पास में एक सूचना मिलेगी कि एक बच्चे ने CA कंप्लीट कर लिया, फाइनल कर लिया, हाउ विल यू फील?
ये जो सवाल है मेरे हिसाब से इसका सही जवाब तो आज से 5-6 साल बाद बात ही मिलेगा। मिल पाएगा, सही बात है। तो सच में अभी कैसे व्यक्त करूँ बता समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी होगी क्योंकि हाँ, इसका कहीं न कहीं मुझे एक छोटा-सा मुझे सैंपल मिला है कि जब अभी हमारा जो मेंटरशिप वाला बैच था, जी। जब उसमें बच्चों ने क्वालीफाई किया, तो उससे बहुत खुशी हुई थी क्योंकि एक बच्चे का मेरे पास कॉल भी आया था। उसने मुझे एक बात ये बोली कि जो मैं पिछले 2 अटेम्प्ट दे रहा था, उसमें मैंने पिछले 2 अटेम्प्ट दिए और जो मैंने इस बार 3rd अटेम्प्ट दिया, उनमें कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, सिर्फ एक ही डिफरेंस था, वो थी आपकी गाइडेंस। तो जब उसने इतनी बात बोली, तो वो सुन के मुझे बहुत खुशी हुई कि अच्छा हाँ, लगा कि जो हम समझा रहे हैं, वो एक बच्चे के काम में आ रहा है। हाँ, एटलीस्ट जो डिलीवर हो रहा है वो वहाँ तक पहुँच रहा है। अच्छा, गार्जियंस की जो प्रतिक्रिया है वो अभी तो खैर आना शुरू हुई होगी धीरे धीरे करके, और जैसे जैसे इंस्टीट्यूट पुराना होता चला जाएगा वैसे वैसे आप फेस करेंगे। तो थोड़ा सा अगर मैं आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में आई मीन टू से, कैसे मैनेज करते हैं आप टाइमिंग्स को, क्योंकि इधर आपको ध्यान तो बहुत ज़्यादा देना पड़ रहा होगा, तो कैसे मैनेज होता है फिर? ये मैंने सीए से ही सीखा है। तो जब हम Okay. सीए फाइनल में थे तो हमें अपनी ट्रेनिंग के साथ अपनी फाइनल की पढ़ाई करनी होती है। ये एक टर्म है जो बहुत सारे लोगों ने सुन रखा होगा, वर्क लाइफ बैलेंस। यस तो यस जब हम सीए फाइनल में थे तो मेरे लिए वर्क लाइफ बैलेंस नहीं था, ये मेरे लिए था वर्क स्टडीज बैलेंस, ताकि मैं अपनी स्टडी कर पाऊँ 2-3 घंटे और बाकी टाइम काम कर लूँ। अभी मेरे लिए वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रहा है, मेरे लिए वर्क बैलेंस बन चुका है। यस यस यस। तो मैंने अपने इसी काम को ही अपनी ज़िंदगी में मान लिया है। अभी शुरुआत के 2-3 साल के लिए तो एटलीस्ट, कि जब भी अगर आप अपने कंधे पे एक ज़िम्मेदारी लेके चलते हैं, तो मुझे लगता है आपको उसमें पूरी तरीके से लगना पड़ता है, क्योंकि अगर आप पूरी तरीके से नहीं लगेंगे, तो और कोई कैसे आप में बिलीव कैसे कर सकते, सही बात है। यहाँ पे अभी मेरा पर्सनल लाइफ मैं मानूंगा कि बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही कम अभी मैं दोस्तों के साथ घूमना उमना या ऐसा फैमिली के साथ, हाँ, इस चीज़ का मैं पूरा ध्यान रखता हूँ कि जो मेरा ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, उनमें से एटलीस्ट दो टाइम्स तो मैं फैमिली के साथ अपना कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फैमिली एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिन भर काम करने के बाद फैमिली के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहे तो उस काम की कोई वैल्यू नहीं नहीं है, बिल्कुल सही है। तो बात मैं है। ये मेक श्योर ज़रूर करता हूँ, लेकिन हाँ, बाकी टाइम सिर्फ वर्क चल रहा है। अच्छा, इस बीच में थोड़ा बहुत वर्कआउट के लिए भी टाइम निकालते हैं, जिम वगैरह के लिए या कुछ इस तरह का? कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि आजकल मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि वर्क जो ज़्यादा है, चाहे बच्चों के ऊपर पढ़ाई का भी लोड है, प्रोफेशनल्स पर जो है काफ़ी लोड है, तो थोड़ा लाइफ का बैलेंस बड़ा गड़बड़ हो गया है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा वर्कआउट भी ज़रूरी है। ये एक सीरियस इशू है और सच में Serious ये issue है। एकदम सही बात है। और होना भी चाहिए, थोड़ा बहुत अपने लिए समय निकालना है बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आधे घंटे 1 घंटे वर्कआउट करना चाहिए, थोड़ा बहुत समय निकल जाता है उसके लिए भी। हाँ, मैं डेली बेसिस पे 1 या लाइक 1 और 1.5 आवर्स मैं वॉक तो ज़रूर करता हूँ। अगर अब मैं फ़ोन में दिखाऊंगा आपको, शायद उसमें 5000 स्टेप्स मेरे मॉर्निंग के हो गए थे। वेरी तो मैं गुड। एक चीज़ मेक श्योर करता हूँ कि मेरे डेली बेसिस पे 10,000 स्टेप्स तो हो रहे हैं। वर्क लाइफ बैलेंस मतलब ये आपका सही चल रहा है, प्लानिंग के हिसाब से बेसिक तरीके से मैनेज कर पा रहा हूँ। कर रहे हैं। सर्वेक जी, इतना सब कुछ करने के बाद में आप एकदम से एजुकेशन फील्ड में आ गए, घर से आपका खैर पूरा सपोर्ट है ही है, एक जो विजन आप लेके चल रहे हैं कि ऐसा करना है आगे चल के, इस जो इंस्टीट्यूट आप रन कर रहे हैं, इसका बेसिक जो कह सकते हैं कि फ्यूचर है, कैसा देखते हैं आप आगे? फ्यूचर की बात कहें तो मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, मैं अभी बहुत 5-6 साल का आगे लेके मैंने सोचा नहीं है। मेरा बस ये है कि अगर ये मैं शॉर्ट टर्म गोल्स रख के चलता हूँ। ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म गोल दिमाग में होना चाहिए, वो ये है कि इसको इस सिटी का तो बेस्ट इंस्टीट्यूट बनाना है, ताकि कोई भी कॉमर्स का बच्चा ऐसा ना कह सके कि हमको गाइडेंस अवेलेबल नहीं नहीं मिल है। पाएगा। गाइडेंस तो हमने पूरी कंप्लीटली फ्री रखी हुई है कि आप कभी भी वो आपको लैग ना हो। तो लॉन्ग टर्म गोल ये है कि यहाँ का एक भी कॉमर्स का बच्चा कभी भी नॉलेज के अभाव में ना रहे। ना रहे। शॉर्ट टर्म गोल ये है कि अगर मैं इस 1 साल पढ़ा रहा हूँ तो इसका एक अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, इसके अलावा आपने और भी टीचर्स को हायर कर रखा है क्या, या आप अभी स्वयं ही पढ़ाते हैं, खुद ही पढ़ाते नहीं, हैं? क्योंकि ये पहला साल है तो मैं पूरी तरीके से अभी अपने आप को ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ इसमें, और ये तीनों सब्जेक्ट्स अभी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। और फ्यूचर अगर आगे बढ़ता है तो आप देखेंगे कि कुछ टीचर्स को रखा जा सकता है? कि एक्सपेंशन तो Expansion ज़्यादा अगर स्टाफ होता है। मांगता ही है, तो वहाँ पे बिल्कुल से सही है। ज़रूरत है। तो सर्वेक जी, ये तो रही आप इंस्टीट्यूशन की बात, वर्क बैलेंस वगैरह सब कुछ है। आप कैसा महसूस करेंगे जब दूसरों को आप देखते हैं? देखिए, मैं बहुत अजीब बात करने जा रहा हूँ। ऑब्वियसली आप दूसरे सीएस को देखेंगे तो बड़ी गाड़ी में चलते हैं, बड़ा बंगला बना रखा है। अब जैसे हमारे ऑनरेबल मिस्टर राजीव कमल जी हैं, वेरी बिग सीए, बहुत बड़े वो हैं, वो तो प्राइम मिनिस्टर के उसमें भी रह चुके हैं। तो आप कंपेयर करेंगे तो कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी ज़िंदगी भी ऐसी हो सकती थी? और
जी, तो यहाँ पे मेरा मानना है कि कंपैरिजन में बिलीव नहीं करना चाहिए। यस जिस चीज़ को करने में आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन पूरा मिल रहा है, तो वो आपको करना पूरी चाहिए। तरीके से उसी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन आखिरी में आपको सुख कभी नहीं देने वाला है, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपको दुख ही देके जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं अक्सर मैं अपने पॉडकास्ट में ज़रूर पूछता हूँ, इन सारी चीज़ों में आप अध्यात्म को कैसे देखते हैं? मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कर्म कांडों की बात कभी नहीं करता, मैं इसका हमेशा विरोधी रहा हूँ, बट एक होता ना आस्था, एक उसके बारे में आपको क्या कहना है? मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ये अध्यात्म हर इंसान में थोड़ा थोड़ा तो होना चाहिए, क्योंकि देखिए दो चीज़ें होती हैं। अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं, अगर आप अध्यात्म से जुड़े होंगे ना थोड़ा सा, तो आपको हमेशा पता होगा ये सही है या गलत है। तो आपको सही अपना बात है। दिमाग बहुत नहीं लगाना पड़ेगा कि मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। अध्यात्म आपको उस रास्ते से लेते हुए जाता है कि हाँ ये गलत है तो ये नहीं करना है। तो अध्यात्म हर एक में थोड़ा होना चाहिए, होना और चाहिए। जितना बेसिक से बेसिक हो सकता है हम वो पूरी तरीके से जुड़े रहने की कोशिश करें। हाँ, वो ज़रूरी नहीं है, आप ईश्वर को मानते हैं नहीं मानते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, मैं उसकी बात भी नहीं करता, वो आदमी का अपना पर्सनल वो है। अध्यात्म से मेरा सिर्फ इतना मतलब है, बहुत अच्छी बुक्स हमारे साहित्य में लिखी गई हैं, क्योंकि मैं भी पढ़ता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है, और ऑब्वियसली हमारे जो शास्त्र हैं, हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं, उनसे ऑब्वियसली गाइडेंस मिलती है। तो आपने भी थोड़ा बहुत ये किया है, करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब ईश्वर की बात आ रही है तो मैं श्री कृष्ण भगवान में बहुत मानता हूँ। अच्छा, ओके, अगर ओके। मतलब मेरा कभी भी घर पे कोई कॉल जी, होता है जी, तो जी। सबसे पहली बात मेरी वहीं से शुरू होती है कि जय श्री कृष्णा, या जी। फिर सुबह उठूंगा तो जय श्री कृष्णा। ऐसा श्री कृष्ण श्री राम तो दिन में कम से कम दिन मुँह से 20-30 बार तो निकल ही जाता निकल है। जाता है। नहीं, खैर वो कोई वो नहीं है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लोग नास्तिक टाइप के होते हैं, बट मैं ऐसा मानता हूँ, जो व्यक्ति ये क्वेश्चन करता है ना, जिसने अगर ईश्वर की सत्ता में अगर क्वेश्चन किया है, तो मुझे लगता है उससे बड़ा आस्तिक कोई नहीं है, क्योंकि उसने क्वेश्चन तो किया एटलीस्ट कि ईश्वर क्या है। ईश्वर ने हमको बनाया ही इसीलिए है कि हम क्वेश्चंस कर पाएँ। हमारी तार्किक शक्ति अगर अच्छी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आगे क्षेत्र में हम आगे ज़्यादा बढ़ पाएंगे। एनीवे, ऐसा कोई विशेष वो नहीं था, जस्ट ऐसे पूछा मैंने। तो सर्वज्ञ जी, इस लाइफ बैलेंस के बीच में आपने इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट किया, सब कुछ स्टार्ट किया, भौतिक चीज़ों की ज़्यादा चाह फिलहाल आपके अंदर फिलहाल नहीं फिलहाल है। नहीं है। फिलहाल नहीं है। तो फैमिली को कैसे बैलेंस कर रहे हैं? मतलब अब फैमिली अभी सपोर्टिव है, फादर मदर अभी सपोर्ट करते हैं, या और कुछ? अभी तो हम अपना मैनेज हो जा रहा है। अगर बहुत ही सरल सरल शब्दों में बोलना चाहूँ तो अभी सब मैनेज हो जा रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा है। तो आजकल के जो बच्चे हैं, मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर पढ़ाई की तरफ झुकाव कम है, सोशल मीडिया की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि अगर सोशल मीडिया जो आजकल है, वो ठीक है या गलत है? यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश करता हूँ। कल ही एक क्लास ले रहा था तो उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी की एग्जांपल दे रहे थे, तो दो उसमें एग्जांपल आए थे, प्रोडक्शन और कंजम्पशन। तो मैं बच्चों को हमेशा इसी तरीके से समझाता हूँ। अगर आप दिन भर सोशल मीडिया पे हो तो आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन या कंजम्पशन? आप कंजम्पशन कर रहे हो। और कंजम्पशन अगर कंजम्पशन करोगे आप बुक्स का, नॉलेज का, वो आपको प्रोडक्शन तक लेके जाने में मदद करेगी। प्रोडक्शन क्या कि कहीं आप जॉब कर रहे हो तो आप वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे पाओगे। अगर आप सीए करके प्रोफेशन एक प्रैक्टिस खोलते हो तो वहाँ पे आप अपनी सर्विसेज दे पाओगे। मतलब आप कुछ अच्छा काम कर पाओगे, आप कुछ रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। वो नॉलेज और बुक्स काम करेगी अगर उनका कंजम्पशन करते हो। लेकिन अगर आप कंजम्पशन कर रहे हो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा, और अगर आप उससे जुड़े हुए नहीं हो, मतलब आपका कोई सोशल मीडिया पे काम ही नहीं है, बस आप उसको नॉर्मली फ़ोन चला रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, वो आपको कहीं लेके नहीं जाने वाला है। वो अल्टीमेटली आपका टाइम किल कर रहा है। मेरा ये मानना है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपका सोशल मीडिया पे कोई काम नहीं चल रहा है, जैसे अगर मेरा मैं बताऊँ, मेरा एक इंस्टीट्यूट है तो मुझे बहुत सारे पोस्ट करने रहते हैं उसके लिए, बिल्कुल तो सही इस बात तरीके है। से मेरे काम में आ रहा है। लेकिन अगर वहीं जब मैं सीए फाइनल में था और मेरा सिर्फ एक ही गोल था कि सीए फाइनल की पढ़ाई करना है, तो वहाँ पे तो मेरा कोई कोई, हाँ नहीं सही था। बात है, ज़रूरत ही नहीं है। जी, तो ऐसे टाइम पे या तो आप सोशल मीडिया को बंद करें, उससे एकदम दूर रहें, या फिर अगर आप चला रहे हैं तो आप बहुत ही समझदारी से चलाएं। आप दिन में 15-20 मिनट चला लें कि हाँ मुझे एक आइडिया मिल गया, कि हाँ या मुझे थोड़ा एंटरटेनमेंट मिल गया, तो उसको कम्प्लीटली अपनी पहचान ना बना लें कि मैं 2-3 घंटा वहीं पे रहने वाला हूँ। हाँ, मैं देखता हूँ कि आजकल वो रील्स का बहुत ज़्यादा ज़माना चल रहा है इंस्टाग्राम पे। आप ताज्जुब करोगे, मेरा तो आज तक इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं है, ट्विटर पे मेरा अकाउंट ही नहीं है, फेसबुक पे मैंने अकाउंट बनाया था तो अपने इसी चैनल की वजह से बनाया। तो सोशल मीडिया पे बिल्कुल ज़्यादा रिच हूँ नहीं। यूट्यूब पर भी आप चूँकि क्योंकि पॉडकास्ट वगैरह रिलीज़ करने होते हैं, तो उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में यही सब वगैरह देखता रहता हूँ। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही बड़ा वास्ट है।
और नॉलेज से लेकर इसमें बिगड़ने से लेकर बनने तक के सारे कंटेंट मौजूद हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबके लिए है। क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो सुबह से लेकर शाम तक रील्स बनाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं? अगर वो रील्स आप ऐसे बना रहे हैं कि महीने में 1 बार 2 बार कि हाँ कुछ एंटरटेनमेंट हो गया, वो चलता है। अगर आप हफ्ते में ही 2-3 बना रहे हैं और उसका आपका कोई विजन नहीं है कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, क्या ये बस मैं एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा हूँ, दोस्तों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो वो एक बात के लिए गलत है। आप वहाँ पे बस अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, जो इसी फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर उसको समझदारी के साथ अपनी पढ़ाई के साथ उसको लेके चलते हैं तो वो एक अच्छा तरीका है। लेकिन हाँ, आपके अंदर इतनी समझदारी होनी चाहिए कि आप उस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहिए। अगर जाना चाहते हैं तो उसको उसके बारे में भी बुक्स हैं, आप उसको अच्छे से समझिए, उसे प्रोफेशनली पढ़िए। लेकिन ये ना हो कि हम बीच मझदार में रह गए, ना हम पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना इधर रह पाए ना उधर रह पाए। अच्छा, ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि आजकल फॉलोअर्स बढ़ा लिए, हालांकि इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये पे भी करते हैं, आई थिंक एड्स वगैरह के लिए मोनेटाइजेशन हो जाता है तो पे करते हैं। ज़्यादातर मैं समझता हूँ शायद 80-90% लोग बस यही करने आते हैं कि मुझे पैसा कमाना है। तो आपने किस तरह से इस चीज़ को देखा है? मैं इसलिए सोशल मीडिया की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा चलन में है और हर बंदा, हर बच्चा जो है कोई रील बना रहा है। मतलब कुछ नहीं, कहीं जा रहे हैं तो बस उसने कैमरा ऑन कर लिया, रील बना दिया। हो सकता है शायद वो पॉपुलर भी हो जाए, हो सकता है शायद उसको रेवेन्यू मिलने भी लगे, लेकिन फ्यूचर क्या है इस चीज़ का? तो जैसे कि मैं इस फील्ड से बहुत ज़्यादा जुड़ा नहीं हूँ, तो मैं दूसरों के, जो मैंने अभी तक दूसरों के एक्सपीरियंस से समझे, मैं उसी से ही बताऊँगा कि अगर आपका विजन है कि हाँ अगर मैं कॉमेडी बहुत अच्छी करता हूँ तो आप पहले शुरू कर लीजिए। लेकिन ये ना हो कि सिर्फ आप वीडियो ही बनाए जा रहे हैं, आप अपनी कॉमेडी स्किल्स पे वर्क नहीं कर रहे हैं। या फिर आप एक्टिंग अच्छी करते हैं तो एक बार कोशिश करिए आप अपनी एक्टिंग भी सुधारिए। तो ये ना हो कि हम बस ये चाह रहे हैं ईजी मनी, कि बस मैं वायरल हो जाऊँ, मैं पैसा कमा लूं। बस बात खत्म। आप अपनी स्किल्स पे भी वर्क करिए साथ साथ। तो मैं इस तरीके से देखता हूँ। और ये जो भी चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है आजकल ईजी मनी या ईजी सक्सेस कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। नहीं, और अगर जितना जल्दी आएगी उतना जल्दी चली जाएगी। बहुत से लोग आए, मतलब मैं नाम नहीं ले सकता, बहुत से लोग मैंने देखे आए, पैसा कमाया और उन्हें, ऐसी बात नहीं है, बहुत ऊंचे मुकाम तक गए, एक पहचान बनी, और लेकिन उसके बाद वो कहाँ गायब हो गए आज तक किसी को पता नहीं है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, उन्होंने अपना उस पर डाला भी है, 5 करोड़ रुपए उन्होंने जीते। बहुत कौन बनेगा करोड़पति एक सीरियल आता है सोनी पे, तो उन्होंने 5 करोड़ रुपए जीते, शायद 1-1.5 करोड़ का टैक्स चला गया होगा। उसके बाद भी बेचारा आज भी बंदा वो जॉब कर रहा है। इतना कुछ करने के बावजूद भी आज भी वो उसी लेवल पे वापस आ गया जहां से चला था। तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट है सोशल मीडिया का कि अगर आपको उठाता है तो गिराने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो यही चीज़ मेरा भी कहना है कि मैं भी जाता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, यही मेरा भी कहना रहता है, अगर आपको कोई स्किल आती है तो आप उसको आगे बढ़ाकर, अगर आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं तो सो फॉर सो गुड, वरना बंद कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है एक बार लोग आपको जान जाएं और हो सकता है दूसरी बार आपको कहें कि अरे यार ये तो वही है। एनीवे, तो बच्चों के लिए जो सोशल मीडिया है, ये एक तरह का, क्या कह सकते हैं, जहर है या वरदान है? दोनों है। अल्टीमेटली डिपेंड करता है आप उसको किस तरीके से यूज करना चाहते हैं। जैसे मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ, मतलब मैंने देखा है, एक बच्चा सिर्फ 10 मिनट 20 मिनट के लिए जाएगा। जैसे मैंने एक बच्चे से पूछा आप करते क्या हो, आप फ्री टाइम में करते हो? फिर हम कार्टून देख लेते हैं बस खुश होने के लिए। और चलो ठीक है, लेकिन होमवर्क पूरा रखता है। लेकिन एक बच्चे का मैंने फ़ोन देखा तो वो 4-5 घंटे गेम ही खेल रहा है या सोशल मीडिया चला रहा है। तो वहाँ पे वो उसके लिए थोड़ा सा वो प्रॉब्लमेटिक एरिया है। जैसे वहाँ पे उसने ये किया तो मैंने उसे समझाया ये ऐसे नहीं करना है। अगले दिन वो गेम अनइंस्टॉल हुआ और उसने नहीं खेला और अगले दिन से होमवर्क करके लाने लगा। तो यहाँ पे ज़रूरी ये भी है कि अगर आप, जैसे अगर आप टीचर हो या अगर आप गार्जियन हो, तो आप बच्चे को एक बार देखो, अगर गलती कर रहा है तो आप उसको सुधारो भी। ये नहीं कि डांट रहे हैं, समझ लिया, उसको प्यार से समझाइए कि हाँ ये गलत है। तो जब मैंने उसको समझाया, उसने सही रास्ता पकड़ा और अपना समय से काम करके लाने लगा। ये तरीका। अच्छा, गार्जियंस की जो समस्याएं रहती हैं, एक तो हमारे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि गार्जियन भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, मीडियम फैमिली से बहुत कम हैं लोग। तो गार्जियन से आपका इंटरेक्शन जब होता है तो गार्जियंस को भी आप ये बात बताते हैं बच्चों के बारे में? हाँ, गार्जियंस बताते हैं। वो ये बताते हैं क्योंकि जनरली यही चीज़ है ना, जो साइंस, जिसको साइंस कठिन लग रहा होता है वो कॉमर्स लेता है, या फिर जो पढ़ाई नहीं कर रहा है वो कॉमर्स लेता है। यहाँ पे यही माइंड सेट है, तो वो जनरली आके मुझे यही बताते हैं
कि हमारा बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो मैं यही बताता हूँ कि बच्चा ऐसा कोई नहीं है जो वीक है। वीक कभी कोई बच्चा नहीं होता है, वीक हमेशा एफर्ट्स हो सकते हैं। एफर्ट्स होते हैं, सही बात है। तो अगर मैं और वो बच्चा साथ में मिलके एफर्ट्स लगाएं तो हम बिल्कुल कोई भी चीज़ हो, अगर 11th-12th का कोई भी सब्जेक्ट हो, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे मैं ये मैसेज दूँ। सही बात है। अच्छा, एक चीज़ और भी है, ये जो कटु सत्य है वो ये भी है, अगर मान के चलिए अगर 100 बच्चे तैयारी करते हैं तो 100 में से एक बच्चा ही निकलेगा, क्योंकि वैकेंसी ही उतनी है। तो वो जो 99 बच्चे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक बच्चा सफल हो गया वो तो ऑब्वियस बात है, वो सफल हो गया, बट जो 99 बचे किसी रीज़न से अगर वो पीछे रह गए तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मेरा मानना ये है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि देखिए मैं अपने आप को बता रहा हूँ कि मैं टॉपर रहा कॉमर्स का, लेकिन अगर आप मेरे पूरे स्कूल का रिजल्ट देखिए तो मैं स्कूल टॉपर नहीं था, मैं चौथे या पाँचवें नंबर पे था। तो मैं भी कहीं ना कहीं रिलेट कर पाता हूँ ऐसी चीज़ों में कि मैं भी उन 99 स्टूडेंट्स में रह चुका हूँ। या जब मेरा CA फाइनल पहली बार में नहीं हुआ तो भी तो मैं उन 99 लोगों में आ गया कि हाँ मैं सक्सेस नहीं पा पाया, लेकिन उसके बावजूद अगले अटेम्प्ट में अच्छे तरीके से पढ़ाई करी और क्लियर कर गया। तो बिल्कुल सही यहाँ बात। पे मेरा उन 99 लोगों को यही मैसेज है कि मैं भी उनकी जगह रह चुका हूँ। और मेरा, आप अगर गलतियों पे काम करना सीख लें, अगर आपको वही चीज़ करनी है तो आप गलतियों पे काम करें, सीखें और आप फिर से दें, आपको सक्सेस मिलेगी। अगर उसके बाद भी नहीं मिल रही है तो एक बार सोचिए क्या मैं सच में ये करना चाहता भी हूँ या नहीं, क्या मुझे कोई दूसरा फील्ड देखना चाहिए। लेकिन एक बार ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने अपना 100% दिया, उसके बाद नहीं हो रहा है तो शायद अब मेरे में गलती नहीं है, शायद मुझे कुछ और चीज़ पसंद है, ये चीज़ नहीं हो रही है। हाँ, तो वो जो 99 बच्चे रह गए किसी भी रीज़न से, एक्चुअली अकाउंट्स का कोई फील्ड छोटा फील्ड नहीं है। अगर वो CA नहीं भी कर पाते हैं तो भी तो आई थिंक उनके लिए और भी तो ऑप्शंस ओपन होंगे। काफ़ी तो ऐसे क्या ऑप्शंस हैं, कुछ बता सकते हैं आप उसके बारे में? जैसे आप दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज में जा सकते हैं, जैसे अगर आप यहाँ जैसे इंडिया में CA है, बाहर ACCA है, जी, जी, CPA जी, 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 है, आप जी। इन कोर्सेज के लिए जा सकते हैं। फाइनेंस में CFA का कोर्स एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हाँ, चल रहा है CFA आजकल। कोर्स है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ CA के अलावा CS और CMA कोर्सेज भी जी। हैं। इसके अलावा अगर जैसे मान लीजिए CA में दिक्कत आ रही है तो आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी अपेयर कर सकते हैं, जहाँ पे कि प्रॉपरली वो अकाउंट से ही रिलेट करता है। जो आपने जी, CA में पढ़ा होगा वो आपका वहाँ पे भी बहुत हेल्प आएगा। मतलब कोई फील्ड का ऐसा नहीं है कि नहीं अगर CA में फेल हो गए या CA नहीं कर पाए तो अरे यार अब तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है, आज की डेट में इंसान वही सक्सेसफुल बन रहा है जिसके पास स्किल्स है। डिग्री बस Yes, yes, आपके लिए एक स्टेबिलिटी का काम कर रही है कि हाँ आप स्टेबल आप हो जाओगे, आपको एक सिक्योरिटी रहेगी कि हाँ मेरे पास कुछ है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखना चाहोगे आज से 20-30 साल बाद, तो जिसके पास आज स्किल है, जो कुछ नया सीखने की चाह रख रहा है, वो आगे वो आगे कैसे भी पहुंच जाएगा अगर पहुंच उसके ही पास जाएगा। कोई- जैसे आप देख रहे होंगे कि हमारे छोटे शहर में भी, क्योंकि व्यापार से जुड़ा हुआ है, तो GST एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। जो व्यापारी है वो तो अपना GST भर नहीं पाता, ऑब्वियस बात है, प्रोफेशनल ही भरेगा कोई ना कोई। तो ये बच्चे जो हैं अगर बाई चांस CA की तरफ नहीं जा पाते हैं, उनके लिए ये फील्ड भी तो ओपन ही है एक तरह से। इसमें एक GST प्रैक्टिशनर का भी कॉन्सेप्ट आता है, तो आप जी, जी, GST जी। प्रैक्टिशनर भी बन सकते हैं। जिससे प्रैक्टिस बन इससे सकते कुछ हैं। रूल्स होते हैं, आप एक बार अगर वो चेक करें तो अगर आप एलिजिबिलिटी आपका क्राइटेरिया बैठ रहा है तो आप हाँ, वो इजीली किया जा सकता है मेरे ख्याल से। जो इतना तैयारी करेगा उसके लिए प्रैक्टिशनर बनना कोई बहुत ज़्यादा। तो अल्टीमेटली अर्निंग की अगर मैं बात करूं तो अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो अगर CA नहीं बन पाए तो भी उनके पास कमी नहीं है, इतना क्षेत्र है कि ऑलरेडी वो इस क्षेत्र में आकर पैसा भी कमा सकते हैं। सबसे अच्छी बात CA में ये होती है कि आपको इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद 2 साल, पहले हमारे टाइम पे 3 साल की ट्रेनिंग होती थी, अभी उसको रिड्यूस करके 2 साल कर दिया गया है। ओके। आपको CA फाइनल एग्जाम्स लिखने से पहले आपकी 2 साल की ट्रेनिंग खत्म करनी होती है। तो वो 2 साल की ट्रेनिंग आपको इतना रेडी कर देती है फ्यूचर के लिए कि आप उन 2 साल में काम अच्छे से सीख लेते हो। तो सबसे पहली कोशिश तो यही करिए कि CA फाइनल क्लियर हो किसी भी तरह। जी। अगर नहीं हो पा रहा है तो आपने जो उन 2 साल काम सीखा है, आप उसको अपना बेस लेके आप उसी में ही थोड़ा सा और अच्छे आगे से बढ़ा सीखें, सकते हैं। और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हमेशा ओपन रहने वाली है। और इसी तरह से जैसे GST का फील्ड है, सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, ये सारे ये बड़े क्षेत्र हैं, कोई छोटा क्षेत्र नहीं है। अब वैसे अगर इनकम टैक्स के प्रोफेशन मैं देखूं तो शायद बहुत कम ही लोग हैं यहाँ पे। मैनपुरी में शायद एक 2-3 ही लोग मेरे नाम में हैं, शायद कुलशेष सर हैं, वही एक माने जाते हैं द बेस्ट वन ऑफ द। तो इस क्षेत्र में खैर ऐसी बात नहीं, काफ़ी संभावनाएं हैं। सर्वज्ञ जी, आपने आकर आज जो बच्चों को गाइडलाइंस दी हैं, मैं भी यही कहूँगा कि कॉमर्स फील्ड बिल्कुल भी अंडररेटेड भले ही हो, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि फील्ड खराब है। अपने आप में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसमें भी हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल की तरह इसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और
ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमा सकते, पैसा भी कमा सकते हैं, इज्जत भी कमा सकते हैं, सारे फील्ड ओपन हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो सर्वक जी, आपने अपने कीमती समय में से आज हमारे लिए ये समय निकाला, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, क्योंकि उनका मन था कि मैं बच्चों को एजुकेट करूं, जो समस्याएं बच्चों के सामने आई हैं वो उनके सामने आई हैं, वो आपके सामने ना रहें। और वो इतना बड़ा पैकेज, इतना बड़ा भौतिक फील्ड छोड़कर और यहाँ पर आ गए। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही, और उनसे आप मोटिवेट होकर आप अपना जीवन आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का पॉडकास्ट मैं यहीं ख़त्म करता हूं, और इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे, और ऐसे ही किसी एक अगली हस्ती से हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।